अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्ग IAS एंड PCS कॉलेज। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे जीवन को पूर्ण रूपेण से बदल देगी। दोस्तों, ख्वाब वो नहीं होते, ख्वाब या सपने वो नहीं होते जो हम रात को सोने के बाद देखते हैं, बल्कि ख्वाब या सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। ऐसा कहना है हमारे देश के पूर्व श्री 11वें नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पर उनकी ऑटोबायोग्राफी की संपूर्ण डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो ये डॉक्टर हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने हमारे देश के लिए, देश के अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत ही अच्छे काम किए। दोस्तों, इनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर, जिसको बोलते हैं अग्नि की उड़ान। इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने काफ़ी अपनी जो दिनचर्या है और इनकी जो बायोग्राफी है, इसके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बतलाया है। उसके भी कुछ अंश मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने अपनी सारी जो इनकी जीवनी है, इनकी दिनचर्या है, उसका इन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मेरी कहानी जो है मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोई भी जमा पूंजी इकट्ठी नहीं करी, ना तो मेरे कोई, उन्होंने शादी की नहीं थी, ना तो मेरे कोई लड़के हैं, ना ही मेरे कोई लड़की है, ना ही मैंने ऐसा कोई धन इकट्ठा किया, ठीक। और उन्होंने ये भी लिखा कि जो मेरे परदादा थे अबुल, मेरे दादाजी पाकिर और मेरे पिताजी जैनुल आबिदीन, उनका जो खानदान है अब्दुल कलाम के साथ ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जब उन्होंने ये विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी तो उन्होंने यह भी मेंशन किया कि यह पुस्तक जो मैं लिख रहा हूँ तो ये मेरे लिखे हुए शब्द, मैं नहीं चाहता कि किसी के लिए मिसाल बने, लेकिन मैं बच्चों के लिए ज़रूर कुछ शब्द के अंश छोड़कर जा रहा हूँ, जिन शब्दों से उनका पूर्ण रूपेण से विकास होगा और उन्हें कुछ पढ़ाई के लिए, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति उनको प्रेरणा मिल सके, इसलिए उन्होंने यह पुस्तक लिखी। फ्रेंड्स, अब अपन उनकी चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम उनके नाम पे आते हैं। उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, यहाँ पर जो हम APJ अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो यहाँ पर A है, ठीक है, P है, J, ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंश रखते हैं। आप समझते होंगे कि APJ अब्दुल कलाम में उनका नाम था, तो नाम उनका कैसे था? उनका नाम था क्या? खाली अब्दुल कलाम, ठीक है। जो अबुल था ये उनके परदादा का नाम था, ये उनके परदादा का नाम था अबुल, ठीक है। उनके दादाजी का नाम था बाकिर और उनके पिताजी का नाम था जैनुल आबिदीन, ठीक है, और उनका नाम था अब्दुल कलाम। तो आप सोच सकते हैं बच्चों कि इतनी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, अपने परदादा से लेकर के, ठीक है, अबुल, बाकिर, जैनुल आबिदीन, अब्दुल कलाम, परदादा, दादा, पिताजी, फिर अपना नाम उन्होंने लिखा। आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, ठीक है। फिर दोस्तों उनकी बात करते हैं। उनकी जो माँ का नाम था याशी अम्मा, ठीक है, यासी अम्मा। उनका जन्म हुआ था दोस्तों 15 अक्टूबर 1931 में, तमिलनाडु, जो पहले मद्रास में आता था, ठीक है। अब तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर मैं आगे बताऊंगा तो उनके कुछ मैंने इम्पोर्टेंसी जो है, सबसे पहले तो उनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई, ठीक है,
क्योंकि हमारे भारत देश में ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण जो मिसाइल थी उस पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और मिसाइल को बनाया। इन्हीं के चलते हमारे देश को मिसाइल मिल सकी। दूसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2002 से 2007 तक ये इंडिया के 11वें नंबर यानी 11वें नंबर के राष्ट्रपति बने। ये दोस्तों जो इनको प्रेसिडेंट का पद मिला तो वो इनके महत्वपूर्ण जो इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी पर्सनालिटी दी, ठीक है, अपने कार्य किए, उसके एवज पे इनको दिया गया, ना कि राजनीति के चलते। फिर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रक्षा मंत्रालय में इन्होंने विशेष योगदान दिया। जो रक्षा मंत्रालय हमारा, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, इनमें इन्होंने विशेष अपना योगदान दिया। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको यहाँ पे कहानी जैसे ही बताऊंगा और मैं अपना कुछ नहीं बताऊंगा यहाँ पर, जो जैसा पुस्तक में उन्होंने मेंशन किया उसके कुछ अंश मैं यहाँ पे आपको शेयर करूंगा आपके साथ। वो पुस्तक में लिखते हैं दोस्तों कि मेरा जन्म मद्रास तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था, ठीक है। तो तमिल में थे और बहुत ही मध्यम वर्गीय थे। उनके पिताजी का नाम था जैनुल आबेदीन। वो लिखते हैं कि जो उनके पिताजी थी जैनुल आबेदीन, वह कोई ज़्यादा धनी व्यक्ति नहीं थे, ना ही पैसे वाले थे, ठीक है, ना ही खानदानी उनके पास पैसा था, किंतु वह बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही सात्विक व्यक्ति थे, ठीक है। उनके जो माँ था यासी अम्मा के बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि वो जो उनकी जो संगनी थी वह भी बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, और पूरे जीवन उन्होंने उनका साथ दिया। अपने माता पिता के बारे में लिखते हैं कि जो मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाना जाता है। वो लिखते हैं कि मैं कई बच्चों में थे, उनके कई बच्चे थे, ठीक है, जिनमें लंबे चौड़े सुंदर, लेकिन मैं जो था तो एक छोटी कद का काठी वाले साधारण सा दिखने वाला एक उनका बेटा था। उन्होंने लिखा है दोस्तों कि हम रामेश्वरम के अपने पुश्तैनी मकान पे रहते थे। जो उनके पिताजी थे, लिखते हैं कि वो बहुत ही आडंबरहीन थे, ठीक है, ना ही वो अपने ऐशो आराम वाली ज़्यादा वस्तुएं अपने पास रखते थे, किंतु ऐसी वस्तुओं को जरूर रखते थे जो कि हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अपने माताजी का वर्णन किया है कि मैं प्रायः अपनी माँ के साथ रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। मेरे सामने वो केले का पत्ता बिछाती और उसमें स्वादिष्ट चावल और सांभर रख देती नारियल की चटनी के साथ, जिससे मैं खाता। फिर एक दोस्तों उन्होंने मेंशन करी कि जो मेरे घर के पास एक प्रतिष्ठित शिव मंदिर, ठीक है, रामेश्वरम, जो बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था, हमारे घर से 10 से 15 मिनट का पैदल रास्ता था, ठीक है। जहाँ पर हम रहते थे वह बहुत ही मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, लेकिन कुछ हिंदू लोग भी वहाँ पर रहते थे। हिंदू और मुस्लिम में वहाँ पर एकता यहाँ पर देखने को हमको सामंजस्य मिलती है। तो मेरे पिताजी थे तो शाम के वक्त बोलते हैं कि मुझे क्या करते, नमाज पढ़ने के लिए ले जाते, और नमाज पढ़ने के साथ साथ मैं जब वहाँ आ जाता और मेरे मन को बहुत ही शांति मिलती। फिर जो यहाँ पे रामेश्वर मंदिर के बारे में लिखते हैं कि जो रामेश्वर मंदिर के जो पुजारी थे उनका नाम था पक्षी पंडित लक्ष्मण शास्त्री। वह उनके पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती दिनों में, बचपन की यादों में उन दोनों लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारी यहाँ पर उन्होंने दी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो उनके पिताजी थे आगे, ठीक है, तो आध्यात्म की जटिल अवधारणाओं को भी तमिल में बखूबी बताते थे, ठीक है। आप उन लोगों को यह बात क्यों नहीं बताते, ठीक है। कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्म की अटकलें जो रहती हैं उनमें फंस जाते हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि जो हमारे पिताजी थे धर्म की सारी अटकलों को दूर कर देते थे, ठीक है दोस्तों। फिर अपन आगे चलते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने लिखा, जब कभी कोई इंसान, ठीक है, अपने को अकेला पाता है तो उसे एक ऐसे साथी की आवश्यकता होती है जो स्वाभाविक ही है, ठीक है। जब इंसान संकट में होता है और उसे किसी की मदद की जरूरत होती है, जब वह किसी गतिरोध में फंसा हुआ होता है, ठीक है, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है जो उसको गतिरोध को दूर कर सके। हालांकि हर जगह बार बार ये सहन नहीं होता, पर ना ही कभी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आप फिर अपने पिताजी के बारे में लिखते थे कि जो मेरे पिताजी थे सुबह उठते थे, सुबह उठने के साथ साथ धीरे धीरे क्या करते थे, वह जाते और
अपना कम से कम 10 या 12 नारियल ले आते सुबह, और उन नारियल से हमारे घर में चटनी वगैरह बनती। जो उनके पिताजी थे दोस्तों, अब अपने पिताजी के बारे में बात करेंगे। तो उनके जो पिताजी थे जैनुल आबिदीन, तो क्या थे दोस्तों, वो नाविक थे। ठीक है, वो क्या होता था उस समय कि उनके पिताजी लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू करते थे। ठीक है, वो क्या, जो तीर्थ यात्री आते थे रामेश्वरम, तो उन तीर्थ यात्री को रामेश्वरम से लेकर के धनुषकोडी, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, सेतुकाराई, ठीक है, भी कहा जाता है, ये तक लाने ले जाने के लिए काम आती थी। वहाँ के एक स्थानीय ठेकेदार थे जिनका नाम था अहमद जलालुद्दीन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो दो व्यक्ति का उनके जीवन में बहुत योगदान रहा है, एक शमसुद्दीन जो उनके चचेरे भाई थे, और दूसरे अहमद जलालुद्दीन। हम दोनों की विस्तार से चर्चा करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं अहमद जलालुद्दीन के बारे में। तो जो अहमद जलालुद्दीन थे दोस्तों, तो एक स्थानीय ठेकेदार थे जिनके साथ मिलकर उनके पिताजी नौका बनाने का कार्य किया करते थे। वह फिर आगे चलकर जो अहमद जलालुद्दीन है, उनकी बहन का जो नाम था जोहरा, उनकी बहन का नाम था, उनके साथ उनकी शादी हो जाती है और जलालुद्दीन उनके जीजा बन जाते हैं। अब्दुल कलाम लिखते हैं कि जो उनके जीजा जो थे जलालुद्दीन, अहमद जलालुद्दीन, उनकी उम्र में और अब्दुल कलाम की उम्र में करीब 15 वर्ष का डिफरेंसेस था। ठीक है, मतलब काफी बड़े थे, किंतु अब तक की में जो थे नाव की जो था, बहुत ही उन दोनों में घुल मिल गए थे और दोस्ती हो गई थी। वो एक दूसरे को दोस्त बनने लगे थे। एक बार क्या हुआ कि एक दिन 100 मील प्रति, यानी 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से क्या आया, 100 मील प्रति आवर, इधर से खूब तेज क्या आया, तूफान आया। जैसे तूफान आया, तो तूफान में जो सेतुकाराई था, यानी कि धनुषकोडी, ठीक है, तो कुछ लोग और पूरी जो नावें थी, उनकी नावें बह गई। उसी में क्या हुआ, पावबान जो पुल था वह भी टूट गया, और जो ट्रेन आती थी, यात्रियों से भरी ट्रेन, वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा जनधन की हानि हुई। ठीक है, तो जो उनका नाविक का बिजनेस था, तो उनका थोड़ा सा जो व्यापार था वह थोड़ा सा अब कमज़ोर पड़ने लगा। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा लिखा कि जैसे उनका व्यापार कम हो गया, तो बहुत ज़्यादा अटकलें उनके जीवन में आने लगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा वो अपने जो उनके मित्र थे अहमद जलालुद्दीन, तो अपने दिनचर्या को शेयर करते हैं। तो उन्होंने लिखा कि हम क्या करते थे, हम रोज़ाना, मैं और जलालुद्दीन, हम दोनों शाम को घूमने के लिए निकल जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर जाते। वहाँ पर जाकर के एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने की वजह से रामेश्वर का जो वातावरण था बहुत ही हमको प्रेरणा देता था इस मंदिर की। और फिर रामेश्वर मंदिर के बारे में लिखते हैं कि जो वहाँ पे शिव मंदिर है, उस मंदिर की हम भी उसी श्रद्धा और आस्था से परिक्रमा करते, जिस आस्था और श्रद्धा से जो भी तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उसकी परिक्रमा करते थे। इस परिक्रमा करने के बाद अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते। जो उन जलालुद्दीन थे दोस्तों, जो उनके जीजा थे, तो वो उनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। वो बोलते हैं जलालुद्दीन की जो घर की स्थिति थी तो इतनी अच्छी थी नहीं, इसलिए वो ज़्यादा पढ़ तो नहीं पाए, किंतु आध्यात्मिक नॉलेज जो था उनको बहुत था। वह बहुत ही अच्छी अच्छी आध्यात्मिक की बातें किया करते थे। दोस्तों वो आगे लिखते हैं कि जो उनकी शिक्षा थी जलालुद्दीन की, वह जितनी भी थी लेकिन बहुत बेहतर थी। उनको अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज था। जो अंग्रेजी थी उनकी प्रसंग बस यहाँ यह भी उल्लेख करते हैं कि पूरे एरिया में, यानी पूरे क्षेत्र में जो अंग्रेजी भाषा थी जलालुद्दीन की ही थी। चाहे वो अर्जी हो या कुछ, जलालुद्दीन उसे अंग्रेजी में लिख देते थे। मेरे आस पड़ोस हो, जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी के पास नहीं था। ठीक है, जलालुद्दीन दोस्तों काफ़ी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं कि जो उनका बाल्यकाल था, तो उनकी एक दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी। ठीक है, जो उनके स्तर पर उनका एक निजी पुस्तकालय था, जहाँ से वो पुस्तकालय से क्या करते थे, वो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें
ले आया करते थे और उन पुस्तकों को पढ़ते थे। फिर दूसरा जिस व्यक्ति का एक मेरे बाल जीवन पर मतलब जो बाल जीवन पर प्रभाव पड़ा वो थे शमसुद्दीन चचेरे भाई थे उनके, ठीक है। शमसुद्दीन, अब शमसुद्दीन था क्या, एक्चुअली हुआ क्या था, जो उनके भाई उस समय क्या था, रामेश्वरम में अखबारों के जो थे वे वितरक थे। उस समय अखबार एक चलता था दिनमणि, अखबार का रामेश्वरम का फेमस अखबार हुआ करता था दिनमणि, ठीक है। शमसुद्दीन जो थे वो उनके चचेरे भाई थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार जो थे रामेश्वरम जो स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। रामेश्वरम में एक सुबह ट्रेन आती थी, उसमें अखबार रखे रहते थे और सुबह वो रामेश्वरम पहुंचते थे। अब दोस्तों एक बार क्या हुआ, रामेश्वरम में जो अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताजा खबरें, ज्योतिष से खबरें, ठीक है, स्वर्ण और चांदी से जुड़ी खबरें, महात्मा गांधी और जिन्ना की महत्वपूर्ण चर्चाएं, ये सब उसमें मेंशन रहती थी। सन 1939 में वो आगे लिखते हैं, जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वो लिखते हैं कि तब मैं 8 वर्ष का था। तभी बाजार में क्या होता था, इमली के जो बीज होते हैं ना, जो ब्लैक वाली इमली होती है ना, उसके बीज, उनकी अचानक से तेज मांग बढ़ी। तो जिस कारण मुझे समझ में नहीं आया, मैं वो क्या करते थे, उन छोटे छोटे बीजों को इकट्ठा करते थे। वो लिखते हैं कि मैं इन बीजों को इकट्ठा करता और जाकर के पंचूर की यानी पंसारी की दुकान में जाकर के बेच देता। उससे पैसे से मुझे रोज 1 आने मिलते थे, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाते। विश्व युद्ध की जो खबरें होती थी तो क्या करते थे, जो जलालुद्दीन थे, ये उनके जीजा, ठीक है, फ्रेंड कह लो, जीजा कह लो, तो वह उनको अक्सर क्या होता था, उनको बता दिया करते थे। लेकिन जो न्यूज़ थी बाकी, तो उनको न्यूज़ वहीं पर मिलती थी। अब विश्व युद्ध का जो असर जो हुआ, ठीक है, तो विश्व युद्ध का असर ये हुआ, विश्व युद्ध जरा भी असर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे भारत पर भी जो उनके पड़ोसी देश थे सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला जाने लगा, तो देश में एक आपातकाल घोषित कर दिया गया। अब उसका रिजल्ट जो हुआ यह हुआ कि जो रामेश्वरम से स्टेशन जो आकर गाड़ी रुकती थी, जिससे अखबार आते थे, तो ऐसी स्थितियों में जो अखबार के जो बंडल जो रहते थे, रामेश्वर और धनुषकोडी, मैंने बताया ना, रामेश्वर और धनुषकोडी, यहाँ से ट्रेन आती, मान ले यहाँ से ट्रेन आती, यहाँ पर रुकती ही नहीं थी। यहाँ पे क्या करते थे, इन बंडल को, यहाँ पे अखबारों के जो बंडल थे इनको यहाँ पर गिरा दिया जाता था, ठीक है। जब इन बंडलों को गिरा दिया जाता था तो शमसुद्दीन थे, अब उनके जो शमसुद्दीन थे एक अखबार के वितरक थे, जो कि अखबार को वहाँ पर बांटते थे। अब वहाँ पर उनको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी जो उन अखबारों को क्या करे, इकट्ठा करे, बंडलों को उठाए और ले जा करके कहाँ पे रख दे, उनको शमसुद्दीन के पास ले जाए। तो दोस्तों यहाँ पर उनको क्या हुआ, एक रोजगार मिल गया, ठीक है। और उन्होंने लिखा कि स्वाभाविक है कि मैं मददगार बना, और जैसे यहाँ पर उन्होंने एक अखबार बेचने की जॉब भी करी, ठीक है। क्योंकि देखिए जो नौका जो उनकी डूब चुकी थी, तो उनके घर की आर्थिक जो स्थिति थी, काफ़ी परिस्थिति बदल गई थी, इसलिए उन्होंने क्या करा, अखबार बेचने का काम यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। वो लिखते हैं कि उस जो पैसे थी, उन पैसों से मुझे आमदनी हुई, वो मेरी पहली कमाई, जो कि मेरे शमसुद्दीन की वजह से मुझे मिल पाई, ठीक है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि शमसुद्दीन के साथ मैंने जो अपना समय गुजारा हुआ मेरे बचपन का अद्वितीय था। स्कूली शिक्षा नहीं होने के बाद भी जलालुद्दीन जो थे और शमसुद्दीन इतने सहज बुद्धि के थे कि वह मेरे अकथनीय संदेशों को झट से समझकर जवाब दे देते थे। फिर आगे दोस्तों अपने में बचपन के 3 मित्रों का जिक्र करते हैं। उनके बचपन के 3 मित्र थे, एक रामानंद शास्त्री, दूसरा अरविंदन और तीसरे थे शिवप्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे, लेकिन अब्दुल कलाम सिंह की गहरी मित्रता थी। जो रामानंद शास्त्री थे, तो जो रामेश्वर मंदिर के जो वहाँ के पुजारी थे, उनके बेटे थे, और जो दूसरे थे अरविंदन, ठीक है। तो अरविंदन जो थे, तो अब अरविंदन जो थे वो क्या करते थे, वो तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार, जो आगे चल के बात करते हैं अपन, तो उन्होंने क्या किया, देखो वो पुजारी के बेटे थे तो पुजारी बन गए, और जो अरविंदन थे वो तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए
टेम्पो का कारोबार शुरू कर दिया। और जो शिव प्रकाशन थे तो दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार उन्होंने ले लिया। आगे लिखते हैं कि जो हमारे यहाँ क्या होता था, श्री सीताराम का विवाह के दौरान जो हमारा परिवार जो होता था, विवाह स्थल तक भगवान श्री राम की मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष प्रकार की नावों का बंदोबस्त किया करता था। यह जो विवाह स्थल तालाब के बीचों बीच था सॉरी, इसे राम तीर्थ कहते हैं। यह हमारे घर के पास ही था। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। आगे लिखते हैं दोस्तों कि जब वो जो अपन उनकी एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन जो उनका हुआ दोस्तों, तो जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन हुआ, ठीक है, उनका जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ, तो उनका प्राइमरी एजुकेशन जो था तो एक वहीं रामेश्वरम के एक साधारण से स्कूल में हुआ, ठीक है, यानी कि प्राइमरी ने फर्स्ट से लेकर के 5th तक उनका एजुकेशन रामेश्वरम के वहीं पर लोकल स्कूल में हुआ। फिर आगे की अपन एजुकेशन की बात करेंगे दोस्तों, तो आगे की जो शिक्षा हुई तो उन्होंने रामनाथपुरम के स्वाटल हाई स्कूल से करी, ठीक है, रामनाथपुरम के स्वाटल हाई स्कूल से करी। ये जो एजुकेशन थी दोस्तों, तो उन्होंने लिखा कि जब मैं गांव के जो उस समय स्थिति थे, तो जो विश्व युद्ध था वह समाप्त हो चुका था और जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ सही हो गई थी, तो उनके पिताजी ने बोला तुम रामनाथपुरम चले जाओ, ठीक है। वह पास ही का एक ब्लॉक था, तो एजुकेशन करने के लिए रामनाथपुरम चले गए। तो चले तो गए, अब 6th क्लास में एडमिशन था, तो इतना छोटा बच्चा रह कैसे पाता, तो रह नहीं पाते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका वहाँ पर मन लगा। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट उनके टीचर थे जिनका उन्होंने जिक्र किया है, उनका नाम था अय्यादुरै सोलोमन। अय्यादुरै सोलोमन के बारे में लिखते थे, जो टीचर जो थे वो तो टीचर और स्टूडेंट के मध्य बहुत ही प्रगाढ़ता संबंध को उन्होंने स्थापित कर दिया था। वो टीचर जरूर थे, लेकिन मेरा ख्याल बहुत ही अच्छे से रखते थे, अय्यादुरै सोलोमन। फिर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर अपनी, ठीक है, 6th से लेकर के इंटर तक की स्टडी पूरी कर ली, तक की स्टडी पूरी कर ली दोस्तों। फिर जब आगे की अपन चर्चा करते हैं, तो आगे के जो इमीडिएट की एजुकेशन उनकी कंप्लीट होती है, तो आगे लिखते हैं कि उनका त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज, ठीक है, त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्होंने बीएससी में दाखिला लिया। वो क्या था, उस समय उच्च शिक्षा के किसी और विकल्प के बारे में उनको नॉलेज नहीं था, और ना ही उनको भविष्य के कोई अवसर के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी कि वह ऐसी कोई भी कोर्स कर पाए। वह एक विज्ञान के विद्यार्थी के जो पास होनी चाहिए, मतलब वो साइंस के स्टूडेंट थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पास से इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी बैचलर ऑफ साइंस की एजुकेशन इन्होंने पूरा किया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, फिजिक्स जो था इन्होंने अपना सब्जेक्ट मेन लिया था और यहाँ पे एजुकेशन कर लिया। जब इन्होंने अपनी बीएससी की एजुकेशन पूरी कर ली, तो उनको लगा कि बीएससी के बाद महसूस हो गया था कि जो भौतिकी मेरा विषय नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो मेरा सपना है पूरा करने के लिए मुझे अपना इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, क्योंकि उनका सपना था कि उनको पायलट बनना था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो इंजीनियरिंग की शिक्षा करने के लिए जो उस समय पैसे लगते थे बहुत ज़्यादा लगते थे, ठीक है। इंजीनियर में तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी हो गई। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब आगे गए, तो वह एक जो कॉलेज था MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो वहाँ उनको एजुकेशन करना था। लेकिन जो संस्था में जो के चयनित उम्मीदवार की सूची में उनका नाम तो आ गया, लेकिन जो उस संस्था थी ये तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे खर्चीला था, ठीक है, पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अब इसके लिए करीब 1000 रुपये की ज़रूरत थी। अब मेरे पिताजी के पास, यानी APJ अब्दुल कलाम के पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वहाँ पर उनको पढ़ा पाते। फिर उनकी जो बहन थी, ठीक है, जौहरा, जिनके हस्बैंड कौन थे, अहमद जलालुद्दीन, तो उनकी जो बहन थी जौहरा, उन्होंने मेरी फीस के लिए ऐसे वक्त में मुझे पढ़ाने के लिए आगे आई, और उन्होंने अपने हाथ के जो कड़े होते थे गोल्ड के थे वो गिरवी रख दिए, और मुझे उनको शिक्षित करने, सोच सकते हो दोस्तों कितना, मतलब कैसे कैसे उनकी स्टडी हुई। उनकी बहन ने अपने जो हाथ के सोने के कड़े थे उनको गिरवी रख दिया, फिर जो पैसा है उससे उन्होंने एजुकेशन करी।
समझ सकते हैं आप लोग को जितनी फैसिलिटी मिल रही है फिर भी आप शिक्षा से अछूते हैं, ठीक है, शिक्षा को पूरी तरीके से पा नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने जो 1000 रुपये उनसे मिला और उन्होंने क्या करा, अपना एडमिशन ले लिया। अब दोस्तों मैंने जो उनकी वो ऐसा सोच रहे थे कि मैं कुछ कमाई करूंगा और उनके गिरवी जेवर थे उनको छुड़ाने के लिए ठान लिया। उस समय उनके पास पैसा कमाने का सिर्फ रास्ता यही था कि कड़ी मेहनत करूं और स्कॉलरशिप ले लूं, लेकिन पूरी मेहनत एवं लगन से पढ़ाई में जुट गया। MIT में जो था, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने 2 विमानों ने उन्हें आकर्षित किया। उड़ान संबंधी मशीनों की विभिन्न कार्यप्रणाली समझाने के लिए प्रदर्शन के तौर पर वहां पर रखे गए थे। जो दोनों विमान थे तो उनका इतना ज़्यादा उन पे मन लगता था, इनका इतना ज़्यादा मन लगता था कि कॉलेज क्लासेस के बाद भी ना जा करके शाम के उन्हीं विमानों के पास बैठ जाते और उन्हीं विमानों को देखते रहते। दोस्तों जो MIT था वो एक वहाँ पर इससे उन्होंने एरोस्पेस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान की क्या करी, अंतरिक्ष विज्ञान की यहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्योंकि दोस्तों उनका जो सपना था कि स्पष्ट था एकदम कि मुझे विमान उड़ाना है, मुझे पायलट बनना है। अपने भीतर जो थी आग्रहिता की कमी के एकदम होने के बावजूद भी, ठीक है, वो दावा करते थे कि नहीं मैं प्लेन उड़ा लूंगा। अब दोस्तों MIT की पढ़ाई के दौरान उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद दोस्तों उनकी जो उनके लिए एक जब कंप्लीट होती है तो एक ऑफर आता है दिल्ली से, ठीक है, एयर में पायलट बनने के लिए। तो उसका वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरव्यू भी देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो जब उनका दिल्ली में इंटरव्यू रहता है तो इंटरव्यू देने के लिए वो कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। तो सबसे पहली बार उन्होंने 2000 किलोमीटर यानी कि साउथ से लेकर के नॉर्थ की ओर का एक लंबा सफर तय किया। उनको बहुत ही थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि अब मैं कैसे वहाँ पर जा पाऊँगा, वहाँ पर रह पाऊँगा। वहाँ पर गए, उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया, लेकिन इंटरव्यू देने के पश्चात उनका जो अंक जो उनकी मार्किंग थी वह 9वें नंबर पे रह गई। और वहाँ पर क्या थे, वहाँ पे वो बहुत उदास हो गए, उनकी मन की टूट गया। वापस आए, वापस आने के बाद जैसे वापस आते हैं तो उत्तराखंड में एक आश्रम है ऋषिकेश में, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे एक संत थे ब्रह्मानंद जी महाराज, उनसे उनकी भेंट होती है, ठीक है। वो एकदम गौतम बुद्ध के समान पूरी तरीके से रेड कलर के कपड़े पहने हुए बैठे हुए थे। तो उन्होंने उनको काफ़ी उनका धैर्य उनको बंधाया। उसके पश्चात उन्होंने दोस्तों DRDO में, ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने अपना काम करना, उनको जॉब मिल गई तो यहाँ पर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। यहाँ पर उन्होंने एक हेलीकॉप्टर की स्ट्रक्चर बनाया छोटा सा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनका मन लगा नहीं क्योंकि वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर आगे उनका प्रमोट हुए और उनकी जॉब लगी इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो में दोस्तों जो सैटेलाइट का प्रोग्राम होता था ना, सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के वो बतौर डायरेक्टर चुने गए, ठीक, बतौर डायरेक्टर चुने गए और वहाँ पर वो अपनी वर्किंग करने लगी। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे आगे वो बढ़ते गए। इसके पश्चात उन्होंने एक सबसे पहला जो लॉन्चिंग किया, एक पहला जो उनका जो सैटेलाइट थी उसको नाम दिया गया नंदी, भगवान शिव की जो सवारी है ना नंदी बैल, उसके आधार पर उसको उन्होंने उनका नाम दिया गया। और दोस्तों आगे चल के फिर उन्होंने बहुत ही अच्छी मिसाइलें दी, जैसे उन्होंने पृथ्वी को बनाया, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, और दूसरे बनाया नाग बनाया। दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने अग्नि को दिया, क्योंकि दोस्तों अग्नि जो थी बहुत ही इनकी बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली ये जो मिसाइल थी, जो इन्होंने अपनी बुक जो लिखी है ना वो भी इसी पर बनी, विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। दोस्तों अग्नि जो मिसाइल थी दोस्तों, तो इसके बारे में जब ये लिखते जा रहे थे, जब इसको इन्होंने बनाया था, जब इसका पहला ट्रायल हो रहा था, ठीक है, तो वहीं पे थुम्बा के आसपास गांव खाली करा दिए गए थे। लेकिन ये मिसाइल का जो ट्रायल, इसका जब फर्स्ट जो फेज था वो कंप्लीट हो गया, सेकेंड फेज भी कंप्लीट हो गया, लेकिन थर्ड फेज जो कंप्लीट होने ही वाला था, लेकिन वो आकर के समुद्र में आकर के गिरी, ठीक है, उसका जो वेस्टेज रहता है असफल हुई। सेकेंड बार जो हुआ दोस्तों, सेकेंड बार भी असफल हुई। सेकेंड बार जब असफल हुई दोस्तों, तो वो लिखते हैं कि बहुत सारे जो
न्यूज़ पेपर वाले थे, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी हंसी उड़ाई। उन्होंने ये भी कहते हैं, मेंशन किया है कि उन्होंने लिखा था कि एक गरीब व्यक्ति जो मजदूर था वो पैसे गिन गिन रहा था और एक व्यक्ति से बोल रहा था कि सरकार ऐसे हर साल ऐसे हर बार एक नए नए प्रशिक्षण करे, गांवों को खाली कराए तो हमको मुआवजा मिलते रहे, ऐसा उन्होंने मेंशन भी किया। धीरे धीरे दोस्तों वो चलता गया। जब अग्नि में वो काम उनका चल ही रहा था तो इसी बीच उनके जो अब्बा थे, ठीक है, जैनुल आबिदीन, ठीक है, पिताजी, उनकी अचानक से डेथ हो गई। जब यह खबर उनको पता चली तो वह गए, रामेश्वरम गए। बहुत ही घर में मातम का माहौल था, बहुत ही सब। तो उनको बहुत, जब वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, ठीक है, रामेश्वरम के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा वो एक अपने आप को छोड़ रहे थे, ठीक है, कि मतलब मेरे अब्बा की आज डेथ हुई है, लेकिन ना ही उनका कोई न्यूज़पेपर में आया, ना ही कोई टीवी चैनल में आया, ना ही किसी न्यूज़पेपर वाले ने उन पर आर्टिकल लिखा, ठीक है। तो उनके मन में एक ऐसी भावना कर गई क्योंकि मतलब मेरे पिताजी जो थे मतलब इतने बड़े नहीं थे, ठीक है, या फिर उनकी इतनी बड़ी कोई इतना उनका व्यक्तित्व नहीं था जो कि पेपर में कॉलम में भी उनका नाम नहीं आया। तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब मैं एक ऐसा अपना कीर्तिमान स्थापित करूंगा कि जब मेरी यदि मैं जाऊँ, मेरी डेथ हो, तो मेरा नाम जरूर न्यूज़पेपर में है, ठीक। इसके पश्चात दोस्तों समय आगे गुजरता है। फिर कुछ ही समय पश्चात जो उनके जलालुद्दीन थे, ठीक है, उनके फ्रेंड कह लो, जीजा कह लो, ठीक है, तो उनकी डेथ हो गई। अग्नि का दोस्तों सेकंड फेज चल रहा था, अग्नि उड़ान का। तो एक बात उन्होंने मेंशन करी दोस्तों कि मैं जैसे जैसे कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे मेरे जो अपने थे, मेरा एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे थे। तो दोस्तों ये बात जो आज भी स्वाभाविक होती है। अपन क्या करते हैं, कभी प्रिपरेशन करते हैं ना, कभी कभी अपने जब मुकाम को हासिल करने के लिए एक अपनी ऊंचाइयों में चढ़ना शुरू करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होते हैं ना, जो अपने जो रहते हैं ना, धीरे धीरे करके अपना साथ छोड़ते जाते हैं। तो जो उनका जो गम है ना दोस्तों, तो वो गम नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब ये बताइए, यदि एपी जो अब्दुल कलाम थे, एपीजे जो हमें प्रेसिडेंट थे, यदि वो करते तो घर ही बैठ जाते। इसके पश्चात कुछ समय से गुजरता है, अग्नि का फाइनल ट्रायल रहता है, लेकिन उनकी बीच में माँ की डेथ हो जाती है। यानी पूरी तरीके से उनका जो परिवार था। फिर इसी बीच जब वो उनको पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है, भारत रत्न दिया गया, उनको पद्मश्री दिया गया। और दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बात करूंगा, जब वो इसरो में सैटेलाइट में काम कर रहे थे, तो उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उनके टीचर थे, प्रोफेसर साराभाई, ठीक है, प्रोफेसर विक्रम साराभाई। तो जब अग्नि पे काम कर रहे थे ना, तो इसी बीच वो भी उनके साथ छोड़कर चले जाते। फिर एक ब्रह्मानंदम करके एक और प्रोफेसर थे, वो भी उनके साथ छोड़कर चले जाते। मतलब जितने भी उनके अपने थे, एक एक करके, जो शमसुद्दीन थे, धीरे धीरे वो भी उनके साथ छोड़ देते हैं, सारे लोग उनके साथ छोड़ के चले। फिर भी जो थे उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और ना ही किसी प्रकार से उन्होंने एक अपने जो उनकी वर्किंग थी उस वर्किंग को रोका। वो कंटिन्यूअस वो अपने कार्य में लगे रहे। वो आगे लिखते हैं दोस्तों कि जो उन जहाँ वो रहते थे, तो उनका एक 10x12 का कमरा था। 10x12 के कमरे में कुछ फर्नीचर, ठीक, एक 6x4 का बेड और कुछ किताबें, ठीक, और जो फर्नीचर था वो भी रेंट का था। यानी कि उन्होंने मतलब ज़्यादा कुछ जोड़ा ही नहीं अपने लिए। इसलिए लिखते भी हैं कि मेरी कहानी मेरे साथ ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोई जमा पूंजी इकट्ठा नहीं करी, ना मेरे बेटे हैं, ना मेरी पत्नी है, ना मेरा बेटी है, कोई भी नहीं। और जो मेरा खानदान भी है वह भी मेरे जो परदादा थे, ठीक है, अबुल, मेरे दादाजी पाकिर और मेरे पिताजी जैनुल आबिदीन, मेरा इनका पूरा जो खानदान भी है तो अब्दुल कलाम के साथ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने अपना नाम भी लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैंने उनका एक खानदान पूरा मेंशन कर दिया उन्होंने वहाँ पर। तो जब अग्नि की जो उड़ान थी, जब वो सक्सेसफुल होती है, तो जो वेटर होता है, ठीक है, तो वेटर शाम को वक्त वो मेंशन करते हैं अपनी बुक में कि इडली और सांभर लेकर के आता है और हल्की सी मुस्कान अग्नि की उड़ान की लेकर के, जिससे बहुत खुश होते हैं।
तो इस प्रकार की थी दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। अब अंत में दोस्तों जब उनकी 60 ईयर की एज होती है तो रिटायरमेंट के बारे में सब कुछ सोचता, तब तो रेस्ट करना है, लेकिन 60 ईयर के बाद भी उन्होंने आराम की नहीं सोची। 60 ईयर में सन 27 जुलाई 2015 को एक सभा था, जो सेमिनार होता है ना, उसको क्या कर रहे थे, वो संबोधित कर रहे थे, और अचानक ही दिल का दौरा उनको पड़ा और वह इस दुनिया को, इस संसार को, हम सभी को छोड़कर यहाँ से चले गए और दिवंगत हुए। तो दोस्तों उनकी जो, उन्होंने आजीवन अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखा और शिक्षक के रूप में पाया, और एक शिक्षक के समान ही पूरी जिंदगी उन्होंने जी। और लास्ट में जब उनकी 60 ईयर के बाद हर प्रोफेसर के रूप में बच्चों का मार्गदर्शन करते रहे। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम लिखते हैं कि जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं, तो हमें मुश्किलों का एहसास दिलाने के लिए नहीं आती, वो हमें तत्पर बनाने के लिए आती, कि हम संघर्ष करने के लिए, हमको अंदर से मजबूत बनाने के लिए आती, ताकि हम मजबूत बन सके, स्ट्रांग बन सके और अपने आप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा कर सके। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी जो थी वो बहुत ही संघर्ष भरी, उनका जो जीवन था उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूला और लक्ष्य को पा लिया, इसलिए आज सभी उनको याद करते हैं और उनका जो नाम है पूरे देश में सभी को लिए बहुत ही, हमको गर्व होता है कि ऐसे व्यक्ति हमारे देश के थे। उन्होंने ये भी मेंशन किया दोस्तों कि कई लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करने के बाद भारत में इतना पैसा है नहीं है, तो पैसे के लालच में दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहाँ जा करके अपना जो जितना भी उनकी ज्ञान रहता है वहाँ पर जा करके अपना यूज़ करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, उन्होंने जो कुछ भी दिया अपने देश के लिए दिया, अपने मुल्क के लिए उन्होंने जान छेड़ दी। दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने काफ़ी हद तक प्रयास किया उनके पूरी जीवनी को एक वीडियो में समाहित कर सकूं। ठीक है, यहाँ पर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी मैंने जो भी पढ़ाई, तो वहाँ पे जो विंग्स ऑफ फायर उनकी पुस्तक है, ठीक है, करीब 200 से 300 पेज की है, तो उस पुस्तक का एक मैंने सारांश रूप में आपको, आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको? मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लक्ष्य को, आप अपने संकल्प को जरूर बनाएंगे। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, जो उन्होंने भी मेंशन किया है कि इस पुस्तक से मेरे जो बच्चे हैं सभी को प्रेरणा मिल सके, तो उनका संदेश मैं आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य है। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ, आपको प्रेरणा मिली होगी और इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अपने संकल्प को बना पाएंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक नए आयाम पे गतिमान हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो, इस वीडियो पे दोस्तों लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी अनुभूति होती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति, तो उसको कमेंट में मेंशन जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये दोस्तों हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। एक यदि 5 साल का बच्चा भी है तो उसको वीडियो देखनी चाहिए, 10 साल का भी तो देखना चाहिए, क्योंकि यदि हमको अपने भविष्य में, अपने कैरियर के प्रति हम सजग हैं, कैरियर को अच्छा करना चाहते हैं, तो वह हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, देश के हर नागरिक के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको जहाँ जहाँ आपके फ्रेंड है, सर्किल है, फैमिली सर्कल, सब में सेंड कर दो और सभी को इस वीडियो से प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।